महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। धरती से लेकर आकाश तक हर जगह सफलता के मार्ग में लगातार आगे बढ़ रही हैं। लेकिन उनके यहाँ तक पहुँचने की राह आसान नहीं रही। इसी समाज में कई ऐसी कुप्रथाएं थी जिन्होंने सदियों तक लड़कियों और महिलाओं को बेड़ियों में बांध कर रखा। लेकिन फिर 18वीं सदी में एक क्रांति आई। इस क्रांति ने बाल विवाह, नारी शिक्षा, सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। इस क्रांति का नाम था सावित्रीबाई फूले। आजादी के पहले भारत में महिलाओं की गिनती निचले दर्जे में होती थी। आज की तरह उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। उन्हें घर के बाहर निकलने की आजादी तक नहीं थी। वहीं अगर बात 18वीं सदी की करें तो उस समय महिलाओं का स्कूल जाना भी पाप समझा जाता था। ऐसे समय में सावित्रीबाई ने जो कर दिखाया वह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा में स्थित न्याय गांव में हुआ था। सावित्री, ये तू क्या कर रही है? किताब पढ़ रही हूं बाबूजी। ये पुस्तक कहां से आई तेरे पास? बाबूजी, मैं बाहर खेल रही थी तो मुझे ये किताब बाहर पड़ी हुई मिली, तो मैं इस किताब को अपने साथ ले आई। मैं इस किताब को पढ़ना चाहती हूँ बाबूजी। अरे तू पागल है क्या? तुझे पता नहीं है दलित महिलाओं का पढ़ना पाप है, पाप। और तेरे इस पाप की सजा हम सबको मिलेगी। फेंक इस किताब को, फेंक। नहीं नहीं बाबूजी, मुझे ये किताब पढ़ने दो ना। तू नहीं फेंकेगी तो मैं फेंक देता हूं। इधर दे ये किताब। ऐसा मैंने क्या किया था? एक किताब ही तो पढ़ना चाहती थी। अगर लड़कियों का पढ़ना भी पाप है
बाई का विवाह बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था। उनका विवाह सिर्फ 9 साल की उम्र में वर्ष 1840 में 12 साल के ज्योतिराव फूले से हो गया था। लड़का हो तो बढ़ता जाए, लड़की की शादी हो जाए, लड़की ये सब सहती जाए, कुछ ना कहे देखती जाए, लड़का घर से बाहर जाए, पूछने की हिम्मत ना आए, लड़की की जब बात आए वो ही लड़का आंख दिखाए, लड़का जब कुछ गलत करे इसको लोग दबाते जाए, लड़की की जब बात आए इज्जत पे बट्टा लग जाए, लड़का तो कुछ भी कर जाए, लड़की हो तो मारी जाए, लड़के को आजादी है, लड़की पर पाबंदी है। शादी के बाद सावित्रीबाई जल्द ही अपने पति के साथ पुणे आ गई। विवाह के समय वे पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पढ़ाई में उनका मन बहुत लगता था। उनके पढ़ने और लिखने की लगन से प्रभावित होकर उनके पति ने उन्हें आगे पढ़ना लिखना सिखाया। तुम्हें किताबें अच्छी लगती है क्या? हाँ, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ना सिखा दूंगा। सच्ची? पढ़ना लिखना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना है। क्या आप मेरे इस सपने को सच में पूरा करेंगे? हाँ चलो, अब बातों में समय ना लगा के पढ़ना शुरू करते हैं। वो वाली किताब लेकर आओ। शुरुआती शिक्षा सावित्रीबाई को उनके पति से मिली। इसके बाद सावित्रीबाई ने अहमदनगर और पुणे में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण लिया और कुछ ही दिनों में वे योग्य शिक्षिका बनी। सावित्रीबाई स्वयं तो शिक्षित हो गए, लेकिन उनका सपना था अपने जैसे लड़कियों को ज्ञान देके उन्हें उनके अधिकारों के लिए जागरूक करना। यह वो समय था जब भारत में समाज के अंदर छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियां व्याप्त थी।
महिलाओं के साथ दलितों जैसा भेदभाव किया जाता था। विधवा होने पर उनके बाल काट देना, उन्हें पढ़ने का अधिकार ना होना, उन्हें दूसरी शादी से वंचित रखना जैसी कुरीतियां समाज में चरम सीमा पर थी। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को अधिकार दिलाना लगभग असंभव था, लेकिन दिल में कुछ कर दिखाने का हौसला हो तो सब हो सकता है। इसी हौसले को लेके वो निकल पड़ी लड़कियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने। देखा, मैंने सबकी पतंग काट दी। तूने मेरे भाई की पतंग क्यों काटी? चल चल अपना काम कर, आई बड़ी भाई की चमची। अरे छोड़ो, इन लड़कों की लड़ाई में हमारा क्या काम? चलो हम खेलते हैं। बच्चों, क्या तुम सब पाठशाला जाते हो? अरे कितने बड़े हो गए हो आप, इतना भी नहीं जानते कि लड़कियां पाठशाला नहीं जाती। लड़कियां तो घर का काम करती है और खेलती है। किसने कहा ये? लड़कियां पढ़ सकती हैं। विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है, सभी धन दौलत से। जिसके पास है ज्ञान का भंडार, है वो ज्ञानी दुनिया की नजरों में। क्या धरा है पाठशाला में? क्या हमारा सिर फिरा है? फालतू काम में वक्त गवाना बहुत बुरा है। चलो खेलें, हमारा इसी में भला है। खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी होती है बच्चों। रुको जरा, माँ से जाकर पूछेंगे। चलो सारे, खेल कूद, घर का काम या पाठशाला? चौका बर्तन से बहुत जरूरी है पढ़ाई। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? चलो चले पाठशाला, हमें है पढ़ना, नहीं अब वक्त गंवाना है। ज्ञान विद्या प्राप्त करें, चलो अब संकल्प करें। अज्ञानता की जंजीरों को चलो खत्म करें।
तुम्हें हमारी बात ऐसे समझ नहीं आएगी। अब तो इस बात का फैसला गांव की पंचायत ही करेगी। क्या तुम्हें ये समझ नहीं आता? लड़कियों का पढ़ना पाप है। अगर आज के बाद हमारी लड़कियों को पढ़ने के लिए बुलाया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमारी इस बात को कान खोलकर सुन लो तुम। अगर आज के बाद हमारी लड़कियों को पढ़ने के लिए बुलाया तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। चलो अपने घर चलो। धर्म के ठेकेदारों को जब कोई रास्ता न दिखा तो उन्होंने ज्योतिबा के पिता गोविंदराव को डराया और धमकाया ताकि वो अपने पुत्र और पुत्र वधू द्वारा किए जा रहे कामों को रोक सके। परंतु ऐसा ना हुआ और बदले में उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। आज ये पंचायत इसलिए बुलाई गई है कि गांव की एक लड़की ने गांव के रीति रिवाजों को भंग करने की कोशिश की। कौन है वो लड़की? अरे वो गोविंदराव की बहू सावित्री बाई। उसके सर पर एक अलग ही पागलपन सवार है। कहती है गांव की लड़कियों को शिक्षा देगी। पढ़ना लिखना तो लड़कों का काम है। हम ये बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। बुलाओ गोविंदराव को। गोविंदराव, तुम अच्छी तरह जानते हो कि लड़कियों का पढ़ना पाप है, लेकिन तुम्हारी बहू ने यह जिद पकड़ी हुई है कि वो गांव की सभी लड़कियों को शिक्षा देगी। गोविंदराव, या तो अपनी बहू को कहो कि वो इस जिद को छोड़ दे, वरना तुम्हें पूरे परिवार के साथ गांव छोड़ना पड़ेगा। यही पंचायत का आखिरी फैसला है। ज्योतिबा, तुमने सुना आज पंचायत ने क्या कहा? अब तो बहू को बोलो वो अपनी जिद छोड़ दे। सावित्री, पंचायत के इस फैसले पर तुम क्या कहना चाहती हो? अगर आज मैंने अपनी इज्जत छोड़ दी तो आने वाले समय में लड़कियां अपने अधिकारों से वंचित रह जाएंगी। लड़कियों के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए अगर आज मुझे अपने घर से भी बेघर होना पड़े तो ये भी मुझे मंजूर है। अगर आज मैंने अपनी इज्जत छोड़ दी तो शायद ही कोई लड़कियों की शिक्षा के बारे में सोचेगा। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। अगर मुझे लड़कियों के अधिकार के लिए लड़ना है तो लड़ना है। पिताजी, सावित्री के इस फैसले में मैं उसके साथ हूँ। पिताजी, अगर हमारी वजह से पूरे परिवार को गांव छोड़ना पड़े तो ये ठीक नहीं है। अच्छा यही होगा कि मैं और सावित्री गांव छोड़ के चले जाएं। ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हमराही, ना है हमसफर। ऊंची
और बाद में इनके साथ मिलकर पाठशाला खोलने में अपनी जगह दी और स्कूल की सह संस्थापक बनी। साथ ही देश की पहली मुस्लिम अध्यापिका भी बनी। नारी शिक्षा के उत्थान के लिए जो काम तुम कर रही हो वो वाकई काबिल तारीफ है। जब पूरा समाज ही नारी शिक्षा के खिलाफ है तो ऐसे में नारी शिक्षा के लिए खुद बेघर हो जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। हम तुम्हारे काम के आगे नतमस्तक हैं सावित्री बाई, और तुम अपने आप को बेघर मत समझो। हमारे पास जो कुछ है वो तुम्हारा ही तो है। बचपन में अगर तुम हमें ना पढ़ाती तो ना ही हम शिक्षित होते और ना हमारे पास सब कुछ होता। ये लो सावित्री बाई, हमने ये जगह तुम्हारे नाम कर दी है। यहाँ तुम पाठशाला खोलो और लड़कियों को शिक्षित करने का अपना सपना पूरा करो। बहुत बहुत धन्यवाद फातिमा, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मेरे सपने को फिर से उड़ान दे दी है। रूठी हवाएं तो क्या ख्वाबों को पंख लगा, मध्यम है तारों की ला, कोई तो शम्मा जला। धड़कने बिखर जाए ना, आंखें ये भर आए ना, सांसों में तू भर ले दम। ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम। बेरंग फूलों में भी तू ही तो रंग भरेगा, दिल की ज़मीं पे कभी सूरज ये उतरेगा। ज़माने में तेरा एक किस्सा होगा, इस आसमां पे भी हिस्सा होगा। धड़कने बिखर जाए ना, आंखें ये भर आए ना, सांसों में तू भर ले दम। ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम। सावित्री बाई ने 3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ महिलाओं के लिए पहली पाठशाला की स्थापना की। लेकिन समाज के ठेकेदारों को ये रास न आया। जब सावित्री बाई बच्चों को पाठशाला में पढ़ाने के लिए निकलती थी तो लोग उन पर अपशब्दों की बरसात करते थे। उन्हें रोकने के लिए उन पर गोबर, पत्थर, गंदगी फेंकते थे। ऐसी हैरानियत जिससे आत्मसम्मान की धज्जियां उठ गई।
अपमान सहकर भी सावित्रीबाई पीछे नहीं रही। वो अपने साथ एक और साड़ी साथ रखने लगी। गंदी साड़ी को बदल के वो बच्चों को पढ़ाती थी। ये सिलसिला बहुत साल चलता रहा। सावित्रीबाई का हौसला उतना ही मजबूत होता रहा। जो गालियां मेरी ओर उछाली गई थी, उन्हें धोबोच शब्द बीन दिए। जो पत्थर फेंके गए थे, उनसे पाठशाला बना ली। जो गोबर फेंके गए, उन्हीं से लीप कर उस पर बैठाया उन्हीं की बेटियों को। जो सदियों से कैद थी सड़े ग्रंथों के कारागार में, मैं सावित्री नहीं, सूर्य हूं, अग्नि हूं। भस्म होना ही था उन सबको जो थे नारी के विरुद्ध, मानवता के विरुद्ध। शिक्षा द्वारा समुचित विकास यदि मानव का हो सकता है, तो नारी का समुचित विकास क्या कभी नहीं हो सकता है? मानव समाज की उन्नति का नारी सर्वोपरि साधन है। फिर नारी अशिक्षित रह जाए तो यह भी बात असंभव है। अतएव हमारा कहना है, नारी को अब पढ़ना होगा। चाहे पथों पथरीला, उसको आगे बढ़ना होगा। नारी शिक्षा अनिवार्य सदा। इतिहास पृष्ठ तक कहते हैं, जो बात असंभव हो उसको फिर हम कैसे कह सकते हैं? आपको यह जानकर हैरानी और सावित्रीबाई पर गर्व होगा कि उन्होंने साल 1848 से लेकर 1852 के बीच लड़कियों के लिए 18 विद्यालय खोले। महज 17 साल की उम्र में ही वह अध्यापिका और प्रधानाचार्य बन गई थी। कम उम्र में उनके इस ऐतिहासिक कदम में उनका साथ उनके पति व सामाजिक क्रांतिकारी नेता ज्योतिबा फुले ने दिया था। सावित्रीबाई के पति ज्योतिराव का निधन 1890 में हो गया था। उस समय उन्होंने सभी सामाजिक मापदंडों को पीछे छोड़ते हुए अपने पति का अंतिम संस्कार किया और उनकी चिता को अग्नि दी। इसके करीब 7 साल बाद जब 1897 में पूरे महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैली, तो वे प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद करने निकल पड़े। इस दौरान वे खुद भी प्लेग की शिकार हो गए और 10 मार्च 1897 को उन्होंने अंतिम सांस ली। सावित्रीबाई फुले ने यह साबित कर दिया कि अगर नारी बेखौफ हो जाए तो वो किसी भी खौफ का सामना डटकर कर सकती है। ऐसी नारी को हम दिल से सलाम करते हैं।
रीति की जंजीर